नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 जून 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में अच्छे आर्टिकल्स नहीं हैं डिस्कस करने के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन एडिटोरियल के अलावा कुछ दूसरे आर्टिकल्स अच्छे हैं एथिक्स के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से। 3-4 वो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एडिटोरियल के जो आर्टिकल्स हैं वो हम दूसरे न्यूज़पेपर से उठाएंगे। जैसे एक आर्टिकल सबसे पहले हम इंडिया फिलीपींस रिलेशन का डिस्कस करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का। फिर लाइव स्टॉक से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट से संबंधित। उसके बाद देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रीसेटलमेंट का एग्जाम्पल, सूरत की डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला एग्जाम्पल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम वाला एग्जाम्पल। लेकिन सबसे पहले एथिक्स की एक टर्म, कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। जैसे देखो, मान लीजिए मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता हूं जिसका नाम है एबीसी। अब ना सोशल मीडिया में ना अगर कोई भी मुझे ऐसा पोस्ट मिलेगा जिसमें एबीसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ हो रही है, मैं वैलिडेट करूंगा, दूसरों को बताऊंगा कि देखो मैं तो हमेशा से बोल रहा हूं कि एबीसी पॉलिटिकल पार्टी सही है, आप ये पोस्ट देखो। समझ गए? मतलब मेरा जो प्रीवियस बिलीफ है ना कि मुझे ये पार्टी पसंद है, ये पार्टी देश के लिए अच्छा काम कर रही है, तो मैं ना इंफॉर्मेशन को सिलेक्टिवली यूज करूंगा अपने बिलीफ को सही साबित करने के लिए। समझ गए? इसको दूसरे एंगल से देखिए। मान लीजिए मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है जिसका नाम है XYZ। अब देखो, सोशल मीडिया पे मुझे कोई भी ऐसा पोस्ट मिलेगा ना जिसमें XYZ पॉलिटिकल पार्टी की कमी के बारे में बताया गया है, इसको क्रिटिसाइज किया गया है, तो मैं दूसरों को वही पोस्ट दिखाऊंगा और बोलूंगा देखो मैं तो हमेशा से कहता हूं कि ये XYZ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सही नहीं है। बाकी इंफॉर्मेशन जिसमें XYZ पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ हो रही है या अच्छे काम के बारे में बताया गया है वो मैं डिसमिस कर दूंगा, बोलूंगा नहीं ये गलत है, ये फेक न्यूज है। मैं सिर्फ वही पोस्ट यूज करूंगा अपना व्यू साबित करने के लिए कि देखो मैं हमेशा से बोलता हूं ये पार्टी खराब है। ये होता है कन्फर्मेशन बायस। इसमें क्या होता है, हर एक पर्सन के कुछ एग्जिस्टिंग बिलीव्स होते हैं। बिलीव्स मतलब विचार होते हैं, मान्यताएं होती हैं, लेकिन वो पर्सन किसी नई इंफॉर्मेशन का सिलेक्टिवली इस्तेमाल करता है। थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया सिर्फ अपने पुराने विचार को सही साबित करने के लिए और बाकी इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया, तो ये है कन्फर्मेशन बायस। जैसे मान लीजिए मेरा विचार है कि ज्यूज जो हैं वो अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, तो मुझे जैसे ही कोई एग्जांपल मिलेगा जिसमें किसी ज्यू ने अच्छा काम किया है, कोई इनोवेशन की है, तो मैं बोलूंगा कि देखो मैं तो हमेशा से बोलता था कि यहूदी जो है वो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ये इंफॉर्मेशन देखो जिसमें यहूदी ने अच्छा इनोवेशन किया है। लेकिन मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें यहूदी ने अच्छा काम नहीं किया तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, ऐसा तो एक तो है, कोई खास बात नहीं है। तो ये कन्फर्मेशन बायस होता है। आप बताइए अपने डेली लाइफ से कोई एग्जाम्पल जब आपने कन्फर्मेशन बायस किया हो या अपने आस पड़ोस में, जरूर शेयर कीजिए एग्जाम्पल। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया फिलीपींस रिलेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये आर्टिकल लिखा गया है इनरीक मनालो के द्वारा, जो कि फिलीपींस के विदेश मंत्री हैं। सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए फिलीपींस की। ये फिलीपींस हैं, कई सारे आइलैंड्स का ग्रुप है फिलीपींस। टोटल 7100 के आसपास आइलैंड्स हैं फिलीपींस में। ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया है। इसमें 10 देश आते हैं। ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया भी आइलैंड्स का ग्रुप है। तो क्या है इंडिया फिलीपींस रिलेशन में? देखो, शुरुआत में ना फिलीपींस के विदेश मंत्री ये कहते हैं 2022 का जो साल है ना वर्ल्ड के लिए टर्निंग पॉइंट के रूप में रहा, क्योंकि इसमें कोविड-19 की महामारी थम गई। तो एक बार फिर से, क्योंकि महामारी के दौरान तो इंटरनेशनल ट्रेड होना कम हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, बॉर्डर बंद हो गया था, क्या ही ट्रेड होता। लेकिन जैसे ही 2022 में महामारी थमी, उसके बाद इंडिया के विदेश मंत्री फिलीपींस की यात्रा पर गए, फिलीपींस के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए रायसीना डायलॉग को अटेंड करने के लिए। रायसीना डायलॉग जो थिंक टैंक का एक समिट होता है, ORF, जिसमें अलग अलग देशों के
रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, अधिकारी आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी देखो रिलेशनशिप को आगे ले जाने का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखो दोनों देशों की जो इकोनॉमीज है ना तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी का साइज बड़ा है, 2027 आते आते इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी। अगर देखो पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें इंडिया का, तो एवरेज तौर पर हर एक साल इंडिया की इकोनॉमी 5.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी है, समझ गए। और इसी प्रकार से अगर मेजर इकोनॉमीज की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी सबसे तेज ग्रो होने वाली इकोनॉमी है। सिंपल भाषा में बोलूं तो एक साल मान लीजिए इंडिया में 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, तो अगले साल 105.5 की, उसी प्रकार से अगले साल 5.5% और ऐड कर दीजिए। इस प्रकार से इंडिया की इकोनॉमी तेजी से एक्सपेंड होती जा रही है। फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस की इकोनॉमी 2033 आते आते $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। अभी इंडिया की इकोनॉमी का साइज ऑलमोस्ट $2.5 ट्रिलियन के आसपास है। जल्द ही फिलीपींस की जो इकोनॉमी है वो देखो अपर मिडिल क्लास इकोनॉमी में आ जाएगी। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर हम देखें तो देखो जिन देशों में पर कैपिटा इनकम $1045 या फिर इससे कम है, तो वो देश आता है लोअर इनकम कंट्री की कैटेगरी में, जैसे ब्रुंडी, मलावी, नाइजर, ये सब देश आते हैं। जिन देशों की इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम 1046 से लेकर 4125 के बीच में है, तो वो देश आते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में, जैसे फिलीपींस, वियतनाम, साउथ अफ्रीका। फिलीपींस जल्द ही इस कैटेगरी में आ जाएगा, अगले वाली में, अपर मिडिल इनकम कंट्री, 4126 से लेकर 12695 के बीच में, तो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में वो देश आता है, जैसे मैक्सिको, टर्की, पोलैंड। और सबसे लास्ट में है हाई इनकम कंट्रीज, जहां पे पर कैपिटा इनकम 12696 या फिर इससे ज्यादा है। आज के समय में फिलीपींस में पर कैपिटा इनकम कितनी है? 3550। तो अभी तो फिलीपींस लोअर मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में आता है, लेकिन जल्द ही शिफ्ट हो जाएगा, अपर मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में आने लगेगा। इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है? 2150। तो इंडिया को तो काफी समय लगेगा अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आने में। अभी इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन का स्कोप काफी ज्यादा है अलग अलग एरियाज में। शुरू में तो ब्रॉड एरियाज की बात की जाती है राइटर के द्वारा। ब्रॉड एरियाज जैसे देखो, दोनों देश चाहते हैं गरीबी खत्म हो, इस दिशा में दोनों देश की सरकारें काम कर रही हैं। दोनों देश चाहते हैं हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो सस्टेनेबल रहे, ऐसा नहीं कि एक साल ग्रोथ रेट अच्छी रही अगले साल कम। दोनों चाहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट आए, यानी डेवलपमेंट में समाज के सभी तबकों की भागीदारी हो। ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा अमीर हो गए, कुछ सेक्शंस रह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों देशों के पास आपस में कोऑपरेशन को इंक्रीज करने का स्कोप है, मतलब संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाने का स्कोप है। ट्रेड में ट्रेड इंक्रीज किया जा सकता है, दोनों देश ज़्यादा व्यापार करें। इनोवेशन में मिलकर काम कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को शेयर करने में दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे देखो 2009 से 2022 के बीच में फिलीपींस की सरकार ने 280 बिलियन फिलीपीन पैसोज इन्वेस्ट किए रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजीज में, जिसमें से आधे यानी 140 बिलियन फिलीपीन पैसोज तो सिर्फ सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट किए। ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलीपींस किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरेस्टेड है, और इंडिया ने भी अच्छा खासा प्रोग्रेस किया है रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे सोलर एनर्जी में और विंड एनर्जी में। तो दोनों देश एक दूसरे के साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल इंडिया, ये प्रोजेक्ट इंडिया का काफी सफल साबित रहा है, तो फिलीपींस भी इंडिया के इस प्रोजेक्ट से सीखना चाहता है। फिलीपींस की जो स्पेस एजेंसी है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ में अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि इसरो से बहुत कुछ सीख सके। इसके अलावा फिलीपींस ने ना हाल ही में काफी रिफॉर्म्स लाए हैं। जैसे देखो इंडिया जो रिफॉर्म लेके आया था ना, एलपीजी रिफॉर्म, वैसे ही रिफॉर्म फिलीपींस भी हाल ही में लेके आया है। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले कम होती थी, आजकल
फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया है काफ़ी सारे सेक्टर्स में, जैसे रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, पब्लिक सर्विस सेक्टर जो है उसमें भी रिफॉर्म्स आए हैं पब्लिक सर्विस सेक्टर में। और रिटेल ट्रेड में भी पहले काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। फॉरेन कंपनीज को भी इजाज़त दी गई है कि वो फिलीपींस के रिटेल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकें। तो चूंकि देखो, अब जैसे रिफॉर्म्स इंडिया में आए थे 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद एलपीजी रिफॉर्म, वैसे ही रिफॉर्म फिलीपींस में भी आए हैं। तो इंडिया की कंपनीज काफ़ी इन्वेस्ट कर सकती हैं फिलीपींस में। इन्वेस्टमेंट का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है फिलीपींस में अभी इंडिया के पास। इसके बाद डिफेंस की बात की जाती है। दोनों देशों ने साइन किया है $374 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट। फिलीपींस इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज कर रहा है। ब्रह्मोस शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की, मतलब कोस्ट पे रह के, जैसे ये समुद्र है, ये कोस्ट है, कोस्ट से वार किया जाएगा, शिप को उड़ा दिया जाएगा। इस प्रकार का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम फिलीपींस इंडिया से परचेज कर रहा है। इसके अलावा देखो, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, उस पॉलिसी में फोकस किया जाता है कि इंडिया के ईस्ट में आने वाले जो देश हैं ना, उनके साथ संबंधों को मजबूत बनाया जाए। इंडिया के ईस्ट में वैसे तो देखो बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन इंडिया के ईस्ट में जो देश आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोकस आसियान पर है। आसियान के जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से एक है फिलीपींस। तो फिलीपींस के साथ संबंधों को मजबूत बनाना, ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी फुलफिल करता है, मतलब इस पॉलिसी को भी सफल बनाता है। लास्ट में राइटर बोलते हैं, दोनों देश देखो यही चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहना चाहिए, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में, जहां पे चाइना रूल को नहीं मानता, अपनी दादागिरी दिखाता है, लेकिन फिलीपींस इंडिया दोनों चाहते हैं रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना जरूरी है। दोनों इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास रखते हैं कि यूएन जैसी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्थाएं हैं, वो सबको साथ लेके चलें, सबकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी सी होनी चाहिए, सबकी आवाज़ अच्छे से सुनी जानी चाहिए इन संस्थाओं में। तो देखो, दोनों देशों को अगर संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाना है तो और ज़्यादा ट्रेड करना होगा, इकोनॉमी को और ज़्यादा आपस में इंटीग्रेट करना होगा, बेटर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना जरूरी है। मिल के दोनों देश इनोवेशन ला सकते हैं। ना सिर्फ इससे दोनों देशों को फायदा होगा, बल्कि वर्ल्ड में भी प्रोस्पेरिटी आएगी, समृद्धि आएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया फिलीपींस रिलेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे देश में लाइव स्टॉक सेक्टर से संबंधित है। लाइव स्टॉक सेक्टर मतलब पशुपालन। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में कुछ डेटा देखिए। देखो, जो 20वां लाइव स्टॉक का सेंसस कंडक्ट हुआ था, उसके अनुसार हमारे देश में लाइव स्टॉक की टोटल पॉपुलेशन है 537 मिलियन, यानी टोटल हमारे देश में 537 मिलियन पशु हैं। और इनमें से देखो ऑलमोस्ट 96% जो पशु हैं ना, वो तो आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेंगे। अर्बन एरियाज में थोड़ी ना पशु देखने को मिलते हैं, बहुत कम। बट देखो, दिक्कत ये है, ग्रामीण इलाकों में पशु चिकित्सा एक मेजर चैलेंज है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं अपने पशु को ले जाते हैं दूर दराज के इलाकों में उस पशु का इलाज करवाने के लिए। तो इस वजह से रूरल एरियाज में अच्छी पशु चिकित्सा ना अवेलेबल होने की वजह से बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जो समय से पहले उनकी डेथ हो जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है किसी ना किसी प्रकार के डिजीज की वजह से। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंजेस देखो और भी हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। गांव में देखो ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इसके साथ साथ इवन टेस्टिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होती। अब आपको पता है जूनोटिक डिजीज तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में फैलते हैं, ऐसे डिजीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो गांव में कम से कम टेस्ट करवाने की, पशुओं का टेस्ट हो सके, वो फैसिलिटी तो अवेलेबल होनी चाहिए ना, लेकिन अभाव देखने को मिलता है। हमारे देश में ज़्यादातर गांव में जो क्वैक होते हैं, यानी झोला छाप डॉक्टर, अनट्रेंड होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी दुकान ओपन करके बैठ जाते हैं, वो इलाज करते हैं पशुओं का। अब उनको पता नहीं कि दवाई अगर देनी है एनिमल को, कितनी देनी है, कम मात्रा में देनी है, ज़्यादा मात्रा में देनी है। तो बहुत बार तो देखो वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं और बहुत बार कम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है पशुओं में ना एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है।
एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप होने का मतलब ये है कि पहले पशु के ऊपर गोली का असर हो रहा था, टेबलेटली असर हो रहा था, लेकिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की वजह से गोली का असर होना ही बंद हो गया। तो ये होता है जब झोला छाप डॉक्टर पशु का इलाज करते हैं या फिर जो किसान है खुद से ही पशुओं को गोलियां वगैरह दे देते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैलेंज। देखो एम.के. जैन कमेटी रिपोर्ट में कहा गया था जो लाइव स्टॉक फार्मर्स है ना, उनको तो बाकी एग्रीकल्चर फार्मर्स के अपेक्षाकृत क्रेडिट यानी लोन काफ़ी मुश्किल से मिलता है, इंश्योरेंस भी इनका मुश्किल से होता है एज कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फार्मर्स। और ज़्यादातर हमारे देश में जो लाइव स्टॉक फार्मर्स है ना, उनके पास 2 से लेकर 4 पशु तक हैं, मतलब छोटे किसान हैं लाइव स्टॉक फार्मर्स। और 70% जो इंडिया में मिल्क की सप्लाई होती है ना, वो उन फार्मर से होती हैं जिनके पास 5 से कम एनिमल हैं। अब सोच के देखिए, 5 से कम एनिमल हैं एक लाइव स्टॉक फार्मर के पास, अगर उसका पशु बीमार हो जाते हैं, ठीक से इलाज नहीं हो पाता है, कोई डिजीज इन्फेक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी का कितना लॉस होगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अगर किसी पशु को मेस्टाइटिस है, मेस्टाइटिस देखो एक ऐसा डिजीज है जिसमें ब्रेस्ट टिश्यूज में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस डिजीज की वजह से एक दिन में कितने दूध का नुकसान होता है? 10 लीटर। अब 10 लीटर को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये हुआ 300 से लेके 350 रुपए का नुकसान हो जाता है एक दिन में। वैसे 30 से लेके 35 के बीच दूध का रेट सही है ना, जो ये अमूल वाले मदर डेयरी वाले ये तो काफ़ी महंगा बेचते हैं। खैर देखो ज़्यादातर फार्मर्स के लिए अगर किसी एनिमल को कोई डिजीज हो जाता है या फिर भगवान ना करे डेथ हो जाती है, तो उस फार्मर के लिए तो ना अपना जीवन यापन चलाना मुश्किल हो जाता है, ये दिक्कत है। और रूरल एरियाज में ना ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर के जो सेल्समैन है ना, उनकी संख्या इंक्रीज होती जा रही है, ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, इससे आपका पशु की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो फार्मर्स कई बार ड्रग दे देते हैं एनिमल्स को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के चक्कर में, लेकिन उसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के डिजीज से इन्फेक्ट हो जाते हैं पशु। तो ये सारे चैलेंजेस फार्मर्स फेस करते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर में। अब बात करें सरकार क्या कर रही है। सरकार का एक प्रोग्राम है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जैसा कि देखो नाम से ही जाहिर है, इस प्रोग्राम में सरकार का फोकस है ग्रामीण इलाकों में पशुओं को वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, यानी पशु चिकित्सा की जो सर्विसेज है ना वो प्रोवाइड की जाएं मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की सहायता से। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स क्या होते हैं? 4 पहियों का व्हीकल होता है जिसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, जैसे एक डॉक्टर होता है जो वेटनरी डॉक्टर होता है, एक पैरा वेटनरी डॉक्टर होता है, एक ड्राइवर कम अटेंडेंट होता है, काफ़ी सारे टेस्ट करने की फैसिलिटी उपलब्ध होती है उस व्हीकल में, ड्रग्स उपलब्ध होती हैं। जैसे आप तस्वीर भी देख लीजिए, इस प्रकार के व्हीकल होते हैं और इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं, एक प्रॉपर स्टाफ होता है जिसमें वेटनरी डॉक्टर, पैरा वेटनरी और ड्राइवर कम अटेंडेंट ये सारे लोग होते हैं। तो ये जो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स है ना, इस प्रकार की गाड़ियाँ, ये देखो बहुत काम की हैं। जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि ग्रामीण इलाकों में अच्छे वेटनरी हॉस्पिटल्स उपलब्ध नहीं हैं, तो ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये ग्रामीण फार्मर्स के घरों में जाके पशुओं का इलाज कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये नया कंसेप्ट है, इससे पहले भी सरकार लाइव स्टॉक फार्मर्स को डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, लेकिन वो सर्विसेज ना ज़्यादातर वैक्सीनेशन, लाइव स्टॉक की वैक्सीनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, आर्टिफिशियल ढंग से स्पर्म जो है फीमेल के सर्विक्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो पहले इस प्रकार की सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस हुआ करता था, लेकिन अब जो ये मोबाइल वेटनरी यूनिट्स है ना, इनमें तो प्रॉपर स्टाफ है, काफ़ी तरह के टेस्ट कर सकती हैं, काफ़ी तरह के ड्रग्स होते हैं इलाज के लिए, तो ये ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं इस प्रकार की यूनिट्स। तो ये जो प्रोग्राम है ना जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसके तहत इस प्रकार की गाड़ियाँ लॉन्च की जाती हैं, प्रोग्राम का नाम क्या है बताइए? अभी भी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, LHNDC यानी कि लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल। तो इस स्कीम में देखो ये प्लान किया गया है कि हर 1 लाख एनिमल्स के पीछे कम से कम एक मोबाइल वेटनरी यूनिट हो, लेकिन अगर टेरेन डिफिकल्ट है तो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की जो संख्या है वो इंक्रीज भी की जा सकती है। वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, अब देखो हमारे देश में विभिन्न राज्य ये वो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का जो कंसेप्ट है ना वो धीरे धीरे अडोप्ट कर रही हैं, तो बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर्स और उनके असिस्टेंट्स को रोजगार भी मिलेगा। अब तो जब ये कोविड-19 की महामारी आई तो पशु चिकित्सा के सेक्टर में भी नई नई इनोवेशंस आई,
जैसे वीडियो कंसल्टेशन सेशन। इस वीडियो कंसल्टेशन सेशंस की सहायता से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में कोई पशु है तो पशु का जो फार्मर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से पशु चिकित्सक से राय ले सकता है कि क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में जब पशु बीमार है। तो कहने का मतलब ये है, आने वाले समय में देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ज़्यादा देखने को मिलेगी इस लाइव स्टॉक सेक्टर में। और लाइव स्टॉक सेक्टर में अभी फिलहाल इनोवेशंस का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और उसी का ये एक एग्जाम्पल है मोबाइल वेटनरी यूनिट्स। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ई कॉमर्स एक्सपोर्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है। देखो इंडिया के पास ना ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करने का बहुत स्कोप है, इसे इंक्रीज करने का इंडिया के पास बहुत बड़ा चांस है। ई कॉमर्स जैसे मान लीजिए इंडिया की कोई छोटी फर्म है, मान लीजिए वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाती है, अब उसे वो फर्म दूसरे देशों में कैसे बेच सकती है अपनी वेबसाइट बना के या फिर किसी दूसरे माध्यम से। यही ई कॉमर्स है कि हमें ये इंश्योर करना है हमारे देश की छोटी छोटी फर्म्स, छोटी छोटी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों में बेच के वेबसाइट्स के माध्यम से डिजिटली। देखो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट 2025 आते आते $2 ट्रिलियन का हो जाएगा और 2022-23 में पूरे वर्ल्ड में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट $447 बिलियन के आसपास था। लेकिन इंडिया से कितना ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट हुआ? सिर्फ $2 बिलियन। तो मतलब अभी तो इंडिया ने अपना कुछ भी पोटेंशियल नहीं अचीव किया है। अगर इंडिया अच्छे से काम करे कि 2030 आते आते 200 से लेकर 250 बिलियन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इंडिया इंश्योर कर सकता है। बट अभी ना जो छोटी छोटी कंपनीज है ना जो विदेशों में अपने प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे देखो बेसिक सी चीज है, पेमेंट गेटवे 3 से लेकर 5% चार्ज करता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी वेबसाइट है, मैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाता हूं, मैंने छोटी सी अपनी वेबसाइट बनाई abc.com। अब उस वेबसाइट पे मैंने अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करवा दिया। इंग्लैंड में बैठा, यूके में बैठा कोई पर्सन मेरी वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज करेगा ना, सिर्फ ट्रांजैक्शन में 3 से 5% पैसे मेरे चले जाएंगे। पेमेंट गेटवे जो पेमेंट करवाने के लिए बीच में कमीशन लेता है, जैसे पेटीएम है, रेजर पे है, इंस्टामोजो है, ये सारे लोग। तो अभी हम डिटेल से सिस्टमेटिक ढंग से रिवाइज कर लेते हैं ई कॉमर्स में स्कोप क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सजेशंस हैं। देखो ग्लोबल ई कॉमर्स इंडस्ट्री के मामले में ना इंडिया तेजी से एक बड़े प्लेयर के रूप में इमर्ज हो रहा है। ई कॉमर्स ने इंडिया के बिजनेसमैन के लिए, इंडिया की फर्म्स के लिए ना दरवाजे खोल दिए हैं। अब वो आसानी से ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। जब देखो पूरे वर्ल्ड में कोविड आया ना, तो बहुत से लोगों ने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग की, क्योंकि कोविड-19 की महामारी में लॉकडाउन लगा, ज्यादा लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसे लोग पहले जो ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते नहीं थे वो भी ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। अब बेशक महामारी खत्म हो गई है या फिर कम हो गई है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करने की जो आदत है लोगों को अब लग गई है। तो इस वजह से इंडिया में जो बिजनेसेस है ना, उनके पास एक जबरदस्त मौका है और ज्यादा सीरियस होने का। और वर्ल्ड में जो ई कॉमर्स की मार्केट काफी तेजी से बढ़ रही है, इसे एक्सेस करने का। और इंडिया में देखो स्कोप इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की संख्या काफी है इंडिया में। अच्छा सस्ता इंटरनेट अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग ऑन डिमांड उपलब्ध है, फर्म्स को कैपिटल आसानी से मिल जाता है, मतलब राइटर के अनुसार। लॉजिस्टिक्स और शिपिंग के काफी मॉडल्स अवेलेबल हैं अलग अलग, कौन सी कंपनी से कोरियर भेजना है, कौन सी कंपनी से शिपिंग करनी है, आज के समय में काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इंडिया के बिजनेसमैन भी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, लेकिन देखो कुछ दिखते हैं, आगे डिटेल से आएंगे दिखते, लेकिन ब्रीफ में बताया जाता है लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। मतलब आज भी हमारे देश से दूसरे देशों में सामान भेजना हो उतना आसान नहीं है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, सामान लेट जाता है। जबकि दूसरी तरफ चाइना और इंडोनेशिया जैसे देशों की कंपनीज हैं जो जल्दी से एक्सपोर्ट कर देती हैं, यूएस में कम दाम पर एक्सपोर्ट कर देती हैं। तो वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, फिर वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स संबंधित प्रॉब्लम आती है इंडिया की फर्म्स को, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है माल एक्सपोर्ट करने के लिए, ये भी दिक्कतें आती हैं। अभी
डिटेल से हम चैलेंजेस की बात करेंगे। बात करते हैं चैलेंजेस की। मैंने कहा था ना कि डिटेल से अभी आएंगे, तो ये डिटेल से हैं चैलेंजेस। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में नहीं है, वेयर हाउसिंग का अभाव है। जैसे कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उसे अपना माल स्टोर करके रखना है, तो कई बार उसे गोडाउन्स वगैरह नहीं मिलते, वेयर हाउसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है कि सरकार ने बना दिए, कोई कंपनी किराए पे ले सके वेयर हाउसिंग की, ऐसी व्यवस्था कम है जो विदेशों में होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन वीक है अभी भी, इस वजह से कोई कंपनी जो है जल्दी तक अपनी लार्जर ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती आसानी से। नेक्स्ट, पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, अभी भी देखो छोटे बिजनेसेस के लिए ना पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करना उतना आसान नहीं है जितना कि कहा जा रहा है। एक नॉर्मल पेमेंट गेटवे लेना हो पेमेंट के लिए, जैसे रेजर पे है, इंस्टामोजो है, उसके लिए भी ये कंपनीज काफ़ी कमीशन चार्ज करती हैं और इनकी जो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी डिमांड करती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट, कस्टमर देखो कई बार ना कतराता है अनफेमिलियर वेबसाइट से सामान खरीदने में, क्योंकि बहुत बार धोखे का शिकार हो चुका होता है कस्टमर, तो उसे लगता है कि नहीं, जो जानी पहचानी वेबसाइट है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहां से ही सामान खरीदा जाए, ना कि ऐसी किसी रैंडम वेबसाइट से। तो कस्टमर का ट्रस्ट एक बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है शिपिंग एंड डिलीवरी, देखो अगर विदेशों में सामान शिप करवाना हो, डिलीवरी करवानी हो, तो हमारे देश से ना एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब इतना टाइम लगता है, कस्टमर ना डिससेटिस्फाई हो जाता है कि यार इंडिया से सामान मंगवाया था किसी कंपनी से, 15 दिन लग गए, पैसा भी ज़्यादा लगा डिलीवरी का, अभी तक सामान डिलीवर नहीं हुआ। नेक्स्ट है कस्टम एंड ड्यूटी, सरकार की कस्टम संबंधित रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जिनको फुलफिल करने में बहुत टाइम जाता है। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी, ई कॉमर्स वेबसाइट्स ना साइबर अटैक्स के प्रति बहुत वल्नरेबल हैं, मतलब साइबर अटैक हुआ, ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का लॉस हो सकता है और पूरी बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, अब जैसे देखो अमेजोन डिलीवर करती है सामान, स्टैंडर्डाइजेशन है, आपने आज सामान किया, ऑर्डर किया, हो सकता है दिल्ली में 1 दिन में या फिर 2 दिन में सामान आ जाए, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं कि अभी सामान कहाँ पहुंचा। लेकिन एक छोटी कंपनी के पास में ना इतना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, आज सामान ऑर्डर किया है तो मतलब आज कोई बंदा छुट्टी पे है, 2 दिन बाद 2 दिन बाद शिप किया जाएगा, डिलीवरी में तो और भी टाइम लग जाएगा, तो मतलब उतना स्टैंडर्ड्स नहीं होते छोटी कंपनीज में। बड़ी कंपनीज में ना सारे स्टैंडर्ड पहले से तय होता है, जैसे ही ऑर्डर आया उसी समय पैक हो जाएगा, कोई एक कर्मचारी छुट्टी पर हो तो भी दूसरा कर देगा, स्टैंडर्ड्स होते हैं। छोटी कंपनीज में उतने स्टैंडर्ड्स नहीं होते तय। नेक्स्ट, कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर्स, वेल इस्टेब्लिश्ड जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स कंपनीज है ना, उनसे इंडिया की कंपनीज को कंपटीशन मिल रहा है, इससे इंडिया की कंपनीज का सर्वाइव होना कई बार मुश्किल हो जाता है, कई सारे रीजंस के कारण। जैसे मैंने आपको बताया, चाइना जैसे देशों में लॉजिस्टिक सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सरकार क्या कर रही है ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किए हैं यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ में। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सरकार लेकर आई, इससे भी काफ़ी फायदा हुआ है ई कॉमर्स कंपनीज को। इसके अलावा सरकार और बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर आई है, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। अब इसके बाद नया एस्पेक्ट आता है, क्या किया जा सकता है ताकि ई कॉमर्स सेक्टर में एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जा सके। सबसे पहले देखो, अवेयरनेस आप फैलाओ, लोगों को ना अभी उतना अंदाजा नहीं है कितना फायदा हो सकता है अगर आप विदेशों में अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हो। तो लोकल जो फर्म्स हैं उनको अवेयर किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, ट्रेनिंग की जाए, नेटवर्किंग इवेंट्स होनी चाहिए जिसमें लोकल फर्म्स को हिस्सा लेना चाहिए। इससे नेटवर्किंग मजबूत होती है बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के बीच में। मार्केटिंग कैंपेन चलाए जा सकते हैं ताकि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट से संबंधित अवेयरनेस फैलाई जा सके। और दूसरे सजेशंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, जैसे रोड्स, पोर्ट्स, वेयर हाउसेज, ताकि ई कॉमर्स कंपनीज के लिए अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना आसान हो। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट संबंधित रेगुलेशंस को सिंपल बनाना। गवर्नमेंट ना ई कॉमर्स कंपनीज के लिए एक्सपोर्ट करना आसान बना सकती है, रूल्स को आसान बना के, कि दूसरे देश में सामान भेजना हो तो ज़्यादा पेपर वर्क ना करना पड़े, सामान भेजना बिल्कुल आसान हो। नेक्स्ट, एंकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एंकरेज कर सकती है ई कॉमर्स सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बना सकती है फॉरेन कंपनीज के लिए। उनको लगे, उनकी इच्छा हो कि इंडिया के ई कॉमर्स सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगेगा। कैसे कर सकती है ये सरकार? उनको अपॉर्चुनिटीज दिखा के या फिर टैक्स इंसेंटिव दे के। नेक्स्ट, डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स नेटवर्क,
एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाना देखो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसकी बात हम हमेशा करते हैं क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर किसी भी देश की स्ट्रेंथ होता है। हमारे देश में बातें बहुत हुई हैं लेकिन लॉजिस्टिक सेक्टर अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। सबसे लास्ट में सरकार विभिन्न देशों के साथ में और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कर सकती है ताकि इंडिया की ई कॉमर्स कंपनीज नई नई मार्केट्स को एक्सेस कर सकें और नए कस्टमर्स ढूंढ सकें। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो सरकार के द्वारा ये सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं इंडिया में ई कॉमर्स सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद न्यूज़पेपर से कुछ न्यूज़ अब देख लेते हैं एथिक्स के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम्पल्स के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले उड़ीसा में देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जाम्पल है, बारागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जबरदस्त एग्जाम्पल है। कैसे 400 परिवार देखो इस देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते थे। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 400 लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रहते थे। इस वजह से मैन और एनिमल के बीच में कन्फ्लिक्ट भी काफ़ी होता था। बट अथॉरिटीज़ ने ना काफ़ी बढ़िया ढंग से इन फैमिलीज़ को कन्विंस करवाया कि आप दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाइए, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि ये परिवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते थे तो इनको बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं मिल पा रही थी, जैसे बिजली, पानी, एजुकेशन। तो प्रशासन ने कैसे कन्विंस करवाया? लंबे समय से इनके लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था कि क्या फ़ायदे होंगे अगर आप दूसरे गांव में शिफ्ट होंगे। तो वहाँ पे इनको ले जाया गया कि देखो यहाँ पे सड़कें कैसी हैं, बिजली आ रही है, सब कुछ आ रहा है। 15 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया, वो पैसे खराब ना कर दें इसलिए 12 से 14 लाख के बीच में तो एफडी करवाई गई ताकि इनको इनकम मिलती रहे। इसके अलावा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई। मतलब ये बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब इतने सारे लोगों को एक साथ रीसेटल किया जाता है दूसरी जगह पे तो कैसे रीसेटल किया जाए, बढ़िया एग्जाम्पल प्रेजेंट है यहाँ पर। और देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लोग चले गए तो उसका भी फायदा हुआ। यहाँ पे एनिमल्स की गतिविधियाँ इंक्रीज हो गई। छत्तीसगढ़ से एक टाइगर यहाँ पे आ गया। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के जो केसेस हैं वो कम हो गए। तो ये केस स्टडी आप दे सकते हो। एथिक्स में केस स्टडी पूछते हैं ना कि आप डीएम हो या फिर लोकल अधिकारी हो, रीसेटल करना है, तो ये सारी बातें आप लिखिए और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट में ये केस स्टडी भी दीजिए देब्रीगढ़ वाली। एक और बढ़िया एग्जाम्पल है, अभी देखो बालासुर में उड़ीसा में रेल एक्सीडेंट हो गया था ना, तो कुछ लोगों ने बोला सिग्नल सिस्टम की कमी की वजह से हुआ। तो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से रिक्वेस्ट की कि आप टेम्पर प्रूफ सिग्नल सिस्टम हमें बना के दीजिए इंडियन रेलवेज के लिए। मतलब ऐसा सिग्नल सिस्टम जिसमें कोई इंटरफेयर ना कर सके, मैनुअली सिग्नल को चेंज ना कर सके। तो आईआईटी खड़गपुर अब इस पे काम कर रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सहायता से इसे डेवलप किया जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके बेस पे क्रिप्टो करेंसी काम करती है, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, कोई बीच में टेम्पर नहीं कर सकता ट्रांजैक्शंस को। तो उसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा सिग्नल सिस्टम बनाने के लिए, रेलवेज के लिए। इसके बाद देखो ये जो आज का आर्टिकल है ना, गुजरात में सूरत की डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में है। आपको पता है सूरत गुजरात का एक शहर बहुत बड़ा गढ़ है डायमंड्स की प्रोसेसिंग में। वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे डायमंड्स को, रॉ डायमंड्स को इंपोर्ट किया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर बाद में उनका एक्सपोर्ट होता है। बट अभी सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में ना बहुत बड़ा क्राइसिस है। क्राइसिस इसलिए, सबसे पहला पॉइंट देखो, टोटल जितना रॉ डायमंड, कच्चा डायमंड इंपोर्ट किया जाता था ना सूरत में, उसमें से 1/3 यानी ऑलमोस्ट 33% तो रशिया से होता था। रशिया आपको पता है अब युद्ध लड़ रहा है, तो वो कच्चा डायमंड नहीं इंपोर्ट हो पा रहा है। कच्चा डायमंड ही नहीं है तो प्रोसेसिंग किसकी करोगे, यानी रॉ डायमंड की कमी है। दूसरा देखो, यूएस की लग्जरी मार्केट में ना डायमंड के प्रति ट्रैक्शन जो है ना कम हुआ है, स्लो डाउन है यूएस की लग्जरी मार्केट में। तो वो प्रोसेस्ड डायमंड को, यानी ऐसे डायमंड जिनकी फिनिशिंग हो चुकी है, उसको कम इंपोर्ट किया जा रहा है यूएसए की लग्जरी मार्केट में। तो सूरत में जो डायमंड प्रोसेसिंग वाले हैं ना, एक तरफ उनको रॉ डायमंड नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ मिल भी गया तो वो बिक नहीं रहा है प्रोसेसिंग होके। इस वजह से देखो अभी ना वहां पे 5000 फैक्ट्रीज हैं सूरत में, जिसमें 10 लाख लोग काम करते हैं। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज को या तो अनपेड लीव पे भेजा गया है, अनपेड लीव पे भेज दिया गया है। कईयों को बोला गया कि आप वर्किंग आवर्स कम कीजिए, हम आपको कम वर्किंग आवर्स के पैसे देंगे। कई वर्कर्स को हटा भी दिया गया है, तो वो फिर दूसरी कंपनीज में या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं। 10 एक लोगों ने
राइटर के अनुसार सुसाइड भी किया है। तो मतलब बड़े क्राइसिस से गुजर रही है सूरत की डायमंड इंडस्ट्री, ये पूरा न्यूज़ है। अब लास्ट में समरी के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। फिलीपींस इंडिया का आर्टिकल हमने डिस्कस किया। शुरुआत में बताया गया कि महामारी में तो लॉकडाउन लग गया था, लेकिन उसके बाद से इंडिया फिलीपींस आपस में बढ़िया से कोऑपरेट कर रहे हैं, ट्रेड फिर से ओपन हो गया है, दोनों देशों की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये सब हमने डिस्कस किया। फिर डिस्कस किया कि कई सारे क्षेत्रों में दोनों देश एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे पॉवर्टी है, इंक्लूजन है, सबको साथ लेके चलना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सब हमने डिस्कस किया। इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजीज, क्लीन एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, इनमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन का स्कोप है। स्पेस में है, डिफेंस में फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम परचेज कर रहा है। फिलीपींस रिफॉर्म लेके आया है इकोनॉमी में, तो इंडिया के पास मौका है वहाँ पे इन्वेस्ट करने का। इंडिया की लुक ईस्ट जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, लुक ईस्ट पहले थी, अपग्रेड होके हो गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अगर इंडिया फिलीपींस के साथ रिश्ते मजबूत करता है तो इसी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। सबसे लास्ट में रीजनल कोऑपरेशन, मतलब दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी इंक्रीज हो, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ज़्यादा हो, इनोवेशन ज़्यादा आए। दोनों देश चाहते तो सेम ही चीज़ें हैं, रूल ऑफ लॉ मेंटेन हो, इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म हो, दोनों देशों के विचार मिलते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में पीस इस्टाब्लिश करने में, स्टेबिलिटी इस्टाब्लिश करने में। फिर इसके बाद हमने लाइव स्टॉक वाला आर्टिकल डिस्कस किया। लाइव स्टॉक वाले आर्टिकल में 537 मिलियन लाइव स्टॉक है हमारे देश में, और 96% तो रूरल एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेटेड है, बट वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स की कमी है। तो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स लाइव स्टॉक फार्मर्स को डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दूर दराज के एरियाज़ में जो विलेजर्स हैं वो वेटनरी डॉक्टर्स की सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाते, उसमें ये मोबाइल वेटनरी यूनिट्स बढ़िया रोल प्ले कर सकते हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया। लाइव स्टॉक फार्मर्स क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वो हमने डिस्कस किया। इनको आसानी से क्रेडिट नहीं मिलता, इंश्योरेंस नहीं होता, और तो ये मोबाइल वेटनरी यूनिट्स जो हैं वो भी यहाँ पर बढ़िया रोल प्ले कर सकती हैं रूरल पॉवर्टी को ख़त्म करने में। कैसे, जैसे देखो बहुत सारे डिजीज़ कई बार पशुओं को हो जाते हैं जिसकी वजह से मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाती है, लेकिन ये यूनिट्स वहाँ पे जाएं, फार्मर्स की हेल्प करें कि मिल्क की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, तो उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, उनकी गरीबी दूर होगी। लास्ट में हमने डिस्कस किया बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का कंसेप्ट अपनाया है, स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। अगर बड़े स्केल पे इसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी, और प्राइवेट सेक्टर के पास भी मौका है, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है एनिमल हेल्थ में और मोबाइल वेटनरी यूनिट की डेवलपमेंट में। इन्वेस्टमेंट ला सकता है प्राइवेट सेक्टर। इस सिलसिले में देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिल के काम करें। जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो वीडियो कंसल्टेशन ऑफर कर रहे हैं, कैसे पशुओं का इलाज हो सकता है। तो मतलब ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 250 वर्ड्स में। आप वेबसाइट पर जाके क्वेश्चंस का आंसर जरूर लिखिएगा। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।